विद्यार्थियों, हम वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। यह निबंध इनका एक निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन अर्थात मनुष्य और उनकी संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना, ये राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अपने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार जो सहृदय व्यक्ति है वह प्रत्येक संस्कृति, चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, अर्थात जिस बात से उसे आनंद की प्राप्ति होती है उन बातों को वह स्वीकार कर लिया करता है, उससे वह आनंदित हो उठता है। इसमें जो राष्ट्र के 3 अंग बताए, पृथ्वी, जन और संस्कृति, तो इसमें एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। लेखक का कथन है कि इस भूमि का निर्माण स्वतः निर्मित है, अर्थात प्रकृति ने इसका निर्माण किया है, देवताओं ने इसका निर्माण किया है और इसको बने हुए कितना समय हो गया इसके बारे में भी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी का जो बाहरी स्वरूप है, इसकी सुंदरता है, ये समृद्धि को प्राप्त हो का इसके प्रति जागरूक होना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। साथ ही मनुष्य का एक कर्तव्य भी बताया कि हमें इस पृथ्वी को समृद्धशाली बनाने के लिए हमें सदैव सचेत रहना चाहिए और हम जितने अधिक सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीय विचारधारा भी उतनी ही बलवती रहेगी। क्योंकि जितनी भी संसार में राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उन सभी की उत्पत्ति इस पृथ्वी से ही हुआ करती है और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, व्यर्थ की होती है। क्योंकि इस पृथ्वी के साथ जुड़ने से ही राष्ट्रीय भावनाएं विकसित होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। अतः आरंभ से ही हमको इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके सौंदर्य की रक्षा करना, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना, ये हम सभी का परम कर्तव्य हो जाता है, हमारा धर्म भी होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन अर्थात उसके अंग और उपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है।
गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। लेखक ने एक तो उदाहरण के माध्यम से बताया कि हम पृथ्वी का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। इन बादलों का भी हमें अध्ययन के क्षेत्र में शामिल करना चाहिए, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित में बढ़ने वाले प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है कि इस पृथ्वी के जो बादल जल बरसाते हैं उस जल के द्वारा अनेक प्रकार की घास, पेड़ पौधे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं। तो उनको भी हमें अध्ययन की सीमा के अंतर्गत लाना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वे वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी की गोद में अनेक बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। एक मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है इस पृथ्वी के अंदर। तो इन मूल्यवान वस्तुओं से रत्नों को धारण करने के कारण ही ये पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। तो इन रत्नों के बारे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो परिचय प्राप्त करना ना चाहता हो। एक रत्न इस पृथ्वी के अंदर कितने काल से हैं ये निश्चित नहीं, अनंत काल से इसके अंदर समाये हुए हैं। दिन रात बहने वाली नदियां अपने साथ वर्षा काल में पहाड़ों से जो भूस्खलन होता है उसके द्वारा बहुत सारी मिट्टी बहा करके लाती हैं और उस मिट्टी के द्वारा पृथ्वी के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें लाकर के वह उसको छोड़ देती हैं और उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। तो हमारी आर्थिक उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल होनी आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी पर जो पत्थर पाए जाते हैं, कुशल कारीगर उन पत्थरों को काट छाट करके एक सुंदर आकार देते हैं तो वे सुंदरता के प्रतीक बन जाया करते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। विंध्याचल पर्वत से बह करके आने वाली अनेक नदियां जो अपने साथ तमाम तरह के पत्थरों को बहा करके ले आती हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन एक कुशल कारीगर उन पत्थरों को निकाल लेता है, उनको काट छाट करके सुंदर आकार प्रदान करता है। वही पत्थर अमूल्य हो जाया करते हैं। लोग उनको अपने गले में धारण करते हैं, कोई अंगूठी में पहनता है, कोई कहीं पहनता है, उनकी कीमत हो जाया करती है। वरना वे व्यर्थ वहीं पड़े रहते हैं। तो उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन यानी मनुष्यों के रूप सौंदर्य को बढ़ाने में इस छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। हमें इनके बारे में भी जानकारी करनी चाहिए, इनकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इन्हें भी अपनी अध्ययन की सीमा में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उसकी दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे भूगोलवेत्ता, भूगर्भवेत्ता धरती के इन रहस्यों की
खोज में निरंतर लगे रहते हैं कि कहां पर पेट्रोलियम है, कहां पर सोना है, कहां पर हीरा है, कहां पर कोयला है। तो इन सब की जांच पड़ताल में हमारे वैज्ञानिक लोग लगे रहते हैं। तो किस लिए? जिससे हम अपने देश का विकास कर सकें, जिससे वे धरती के गर्भ में छिपे हुए खजाने की खोज कर सकें। तो कहा हमें इन सभी के बारे में अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, इस पृथ्वी और आकाश के बीच में भी बहुत कुछ सामग्रियां भरी हुई हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, तो हमारे चारों ओर जो समुद्र हैं उनमें बहुत सारे प्राणी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, तमाम तरह की चीजें पाई जाती हैं। अनेक प्रकार के रत्न, मूंगा इत्यादि पाए जाते हैं। तो कहा उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अर्थात जो राष्ट्र के नवयुवक हैं उनके हृदय में इस बात की जिज्ञासा जागनी चाहिए कि हमको भी अपने राष्ट्र के उत्थान में कुछ ना कुछ अपना योगदान देना है। कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच में अनेक प्रकार के तारामंडल, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि भरे हुए हैं। तो क्या इनके बारे में हमें ज्ञान करना चाहिए। समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जलचर हैं, खनिज हैं, उन रत्नों का ज्ञान भी हमको करना चाहिए। इस पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई अनेक प्रकार की संपदाएं हैं, उन पर भी हमें जानकारी करनी चाहिए। तो क्या इन सबके प्रति जब तक जागरूकता किसी देश के नागरिकों में नहीं होती है तब तक हम सोए हुए व्यक्ति के समान रहते हैं। तो जिस राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है तो वह उस देश के नवयुवक ही किया करते हैं। और जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते हैं तब तक ये समझना चाहिए कि ये राष्ट्र सोया हुआ राष्ट्र है। विज्ञान और उद्यम, उद्यम माने परिश्रम, मेहनत, दोनों को मिलाकर के राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है, एक नया ढांचे का निर्माण करना है। किसके द्वारा? विज्ञान की सहायता से और अपनी मेहनत से। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, कि उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। कि जितने भी मनुष्य हैं कोई भी खाली ना रहे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करे, बेरोजगारी ना हो, तभी उस राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकती है। फिर दूसरी बात कही गई है जन, कि राष्ट्र का है, भूमि है, लेकिन इस भूमि पर रहने वाले यदि मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसीलिए कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। तो कहा कि जन के हृदय में जब तक इस सूत्र का अनुभव नहीं होता है तब तक राष्ट्रीयता की जड़ें नहीं फूटा करती हैं। ये सूत्र ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहां ये भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ
माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के इस प्रकार प्रकट होता है। यानी जिस क्षण मनुष्य का हृदय भूमि के साथ अपने माता और पुत्र के संबंधों को पहचानने लगता है, तो उसके हृदय में आनंद और श्रद्धा उत्पन्न होते हैं और वह उसी श्रद्धा के साथ अपनी माता को प्रणाम करने की भावना से उसका हृदय भर उठता है और उसके हृदय से यही वाक्य निकला करते हैं, नमो माते पृथिव्ये, नमो माते पृथिव्ये, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है।